हम्म देखिए, लास्ट क्लास मॉडल 3 का कुछ क्वेश्चंस रह गया था रिमेनिंग। 10-12 क्वेश्चन थे लास्ट के, वो हम लोग एक बार पहले अभी डिस्कस कर लेते हैं। जब वो चीज क्लियर हो जाए फिर हम लोग आगे के क्लास में आते हैं, ठीक है। ये निकाल लीजिएगा सभी लोग। मॉडल पेपर हम लोग 3 कर रहे थे लास्ट डे, और शायद क्वेश्चन नंबर 28 तक डिस्कस भी हो गया था, है ना। क्वेश्चन नंबर 28 आपका था कंपैरेटिव स्टेटमेंट और ऑल्सो नोन एज, कंपैरेटिव स्टेटमेंट और ऑल्सो नोन एज, और इसका ऑप्शन बी बोला गया था हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, ठीक है। यहां तक हम लोग लास्ट क्लास किए थे। इसके आगे और 10-12 क्वेश्चन है, उसको देख लीजिए। जो सिंपल है, जिसका आंसर सिंपली आप जानते हो या पढ़े हो, सिंपल दे सकते हो। और जो कैलकुलेशन बेस्ड है उस पर जरा फोकस कीजिएगा, क्योंकि एक मॉडल पेपर में एक क्वेश्चन किए, वही क्वेश्चन दूसरे मॉडल पेपर में आ रहा है, तो वहां पर भी लोग सोचने लग रहे हैं कि क्या होगा। आपका प्रैक्टिस इस लेवल का होना चाहिए कि आप क्वेश्चन को पढ़ो और एक बार में क्लियरली आपके दिमाग में वो चीज आ जाए कि हमने ऐसा किया है, और आप सही सही उसके आंसर दे पाओ। 29 नंबर देखिएगा केयरफुली। मेंशन कर रहा है इफ नेट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ऑफ ए फर्म आर ₹15 लाख। नेट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 15 लाख का, जिसको हम लोग सेल्स भी बोलते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है ₹9 लाख, 9 लाख का ग्रॉस प्रॉफिट है। एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आर 75,000। पूछा क्या है, व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ ऑपरेटिंग इनकम ऑन नेट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। हम लोगों से पूछा है कि ऑपरेटिंग इनकम नेट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का कितना परसेंट होगा। तो इसके लिए आपको सबसे पहले ऑपरेटिंग इनकम जानना पड़ेगा, और सम्स में देखिए ऑपरेटिंग इनकम दिया हुआ नहीं है। एक ग्रॉस प्रॉफिट दिया है 9 लाख का, और एक ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दिया है 75,000 का। मैं एक बार यहां लिख कर दिखाता हूं, देखिएगा। ग्रॉस प्रॉफिट हम लोगों के सम्स में दी हुई है 9 लाख की, और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दिया हुआ है। अगर इसमें से हम लोग ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेस कर दें, जो कि दिया हुआ है कितने का, 75,000 का, तो हम लोगों को जो फिगर मिलेगा 8,25,000, इसको हम लोग नाम देंगे ऑपरेटिंग इनकम। ऑपरेटिंग इनकम, ये हम लोगों का हो गया ऑपरेटिंग इनकम, ठीक। अब हम लोगों से पूछा है परसेंटेज ऑफ ऑपरेटिंग इनकम, मतलब ये 8,25,000 कितना परसेंट है, किसके ऊपर पूछा है, नेट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपके सम्स में दिया हुआ है 15 लाख, और परसेंटेज में निकालने के लिए किसी भी चीज को हम लोग करते हैं इंटू 100। तो आप इसको सॉल्व करके देख लो। 15 लाख का 50% आएगा 7,50,000, और 5% आता है 75,000। 7,50,000 और 75, 825। सॉल्व करके इसको देखो, आपका रिजल्ट आएगा 55%। समझे, 55% होगा इसका आंसर। और हम लोगों के ऑप्शन में बी नंबर पॉइंट में दिया हुआ है 55%, ऑप्शन बी में टिक आउट कर लेंगे, ठीक है। सॉल्व करके आप लोग देख लीजिएगा कैलकुलेशन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया आइडल क्विक रेशियो इज। तो ये हमने कहा था कि भाई इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में, एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड जनरली आप देखोगे हर मॉडल पेपर में आपको मिलेगा ही। ये आइडल रेशियो क्या होता है, इसका आइडल रेशियो क्या होता है। पिछला मॉडल पेपर हम लोग सॉल्व किए थे तो उसमें दिया था आइडल करंट रेशियो, इसमें दे दिया आइडल क्विक रेशियो, किसी में दे देगा आइडल डेब्ट इक्विटी रेशियो। तो जितने आइडल रेशियो आपको लिखवाए गए हैं आप उसको याद जरूर कर लीजिएगा। आइडल क्विक रेशियो हम लोगों का होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में क्या दिया हुआ है हम लोगों का, 1:1 दिखा, 1:1 होता है आइडल क्विक रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर,
करंट रेशियो मेजर्स, करंट रेशियो से हम लोगों को क्या पता चलता है, करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज, और करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज किसी भी बिजनेस के लिक्विडिटी को शो करते हैं। इसलिए ऑप्शन में देखो 4 में से बी नंबर जो ऑप्शन है उसमें लिक्विडिटी का जिक्र किया है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, द लिक्विडिटी ऑफ द बिजनेस। आप अगर चीजों को पढ़े हैं डेप्थ में तो आप उससे रिलेटेड चीजों को फाइंड आउट कर सकते हैं, वर्ड को मैच करके आंसर दे सकते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन बोला है, इफ स्टॉक टर्नओवर इज 5 टाइम्स व्हाट विल बी द एवरेज होल्डिंग पीरियड इन डेज। क्वेश्चन में ही बता दिया ब्रैकेट में कि आपको डेज में बताना है। फॉर द ईयर 2023 स्टॉक टर्नओवर दिया है 5 टाइम्स, तो आपसे पूछा है एवरेज होल्डिंग पीरियड। 32 नंबर क्वेश्चन है ये, आपको दिखा दें यहां पर लिखकर, एवरेज होल्डिंग पीरियड। एवरेज होल्डिंग पीरियड का सिंपल सा फॉर्मूला होता है 365 डेज में पूछा है इसलिए 365 ले रहे हैं, डिवाइडेड बाई इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो सम्स में दिया है, कितना दिया है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो या स्टॉक टर्नओवर रेशियो दिया आपका 5 टाइम्स। स्टॉक टर्नओवर रेशियो या इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो सेम होता है, आप इसको कैंसिल करके देख लो, 7 पंजे 35 और 7 3 15, 73 आ रहा है, 73 डेज ये ऑप्शन होगा। और 73 डेज का ऑप्शन दिया ऑप्शन नंबर सी में, दिख रहा है, तो ऑप्शन सी हम लोग इसमें ले लेंगे कि हम लोगों का स्टॉक टर्नओवर रेशियो है 5 टाइम्स, तो व्हाट विल बी द एवरेज होल्डिंग पीरियड, कितना होगा 73 डेज। फॉर्मूलाज थोड़े याद रखने पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 में पूछ रहा है टोटल सेल्स एंड कैश सेल्स ऑफ ए कंसर्न आर 6 लाख एंड 40,000 रेस्पेक्टिवली, अमाउंट ऑफ एवरेज डेटर इज 1,40,000, देन डेटर टर्नओवर रेशियो विल बी। डेटर्स टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, क्रेडिट सेल डिवाइडेड बाय एवरेज डेटर। तो आप क्रेडिट सेल निकाल लो, एवरेज डेटर सम्स में दिया ही है, और क्रेडिट सेल कैसे निकलेगा, टोटल सेल्स में से कैश सेल्स घटा दीजिए, क्रेडिट सेल आ जाएगा। कितना नंबर क्वेश्चन है ये, 33। तो यहां लिख के दिखा दे रहे हैं आपको, टोटल सेल्स आपका दिया है 6 लाख, इसमें से लेस कर देंगे कैश सेल्स 40,000 का, तो आपको 5,60,000 का फिगर मिल रहा है, दिख रहा है। टोटल सेल्स में से कैश सेल्स घटा देंगे तो क्या बचेगा हम लोगों के पास, क्रेडिट सेल। अब हम लोगों से पूछा है डेटर टर्नओवर रेशियो, डेटर टर्नओवर रेशियो शॉर्ट में लिख दिए भाई, डेटर्स टर्नओवर रेशियो, ठीक है। क्या फॉर्मूला होता है, क्रेडिट सेल जो कि आप यहाँ निकाल चुके हैं 5,60,000 डिवाइडेड बाई एवरेज डेटर जो कि आपके सम्स में दिया हुआ है, कितना 1,40,000। फोर टाइम्स में कट जाएगा, तो 4 टाइम्स हम लोगों का आ जाएगा डेटर्स टर्नओवर रेशियो। डेटर्स टर्नओवर रेशियो 4 टाइम्स देखो ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है। नेक्स्ट पूछ रहा है हम लोगों से 34 नंबर में, कैश सेल्स इज 40% ऑफ क्रेडिट सेल, इफ टोटल सेल्स इज 2,80,000 देन कैश सेल्स इज। कैश सेल्स क्रेडिट सेल का 40% है, तो आप पूछो क्रेडिट सेल कितना है, क्रेडिट सेल सम्स में दिया ही नहीं है, तो हम लोग यूनिटरी मेथड वाला तरीका से इसको निकाल सकते हैं। बहुत सिंपल तरीका है और हम लोग 8-9 में भी इसको करते थे, सारे लोग करके आए हैं ये सब 8-9 में। 34 नंबर बता रहे हैं, पूछा क्या हम लोगों से, कैश सेल्स के बारे में पूछा और बोला कैश सेल्स इज 40% ऑफ क्रेडिट सेल। जो चीज पता नहीं होता उसको हम लोग मान लेते हैं 100, तो लेट क्रेडिट सेल भी 100, तो कैश सेल्स कितना होगा, बोला इसका 40% लेना है, तो 40 हो जाएगा। तो आपका ये दोनों मिलकर जो आता है ना वो आपका होता है टोटल सेल्स। अब देखिए ये जो फिगर है ये माना हुआ फिगर है,
क्रेडिट सेल भी माना है, कैश सेल्स भी माना हुआ है, टोटल सेल्स भी माना हुआ है, लेकिन इसका एक्चुअल फिगर सम्स में दिया हुआ है 2,80,000। दिख रहा है? टोटल सेल्स का एक्चुअल फिगर सम्स में दिया हुआ है, कितना दिया है? 2,80,000। तो अगर 2,80,000 140 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो इसमें से 40 का वैल्यू निकाल लीजिए, आपको कैश सेल्स मिल जाएगा। कैसे निकालते हैं? 2,80,000 रिप्रेजेंट कर रहा है 140 को, तो आप 140 से उसको डिवाइड कर दीजिए, आपको 1 का वैल्यू मिल जाएगा। और आपको चाहिए क्या? कैश सेल्स, तो आप इसको 40 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। समझ रहे हो? अगर वो सम्स में बोलता कि क्रेडिट सेल निकालो तो हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जिसका फिगर दिया हुआ है उससे डिवाइड करो और जिसके बारे में निकालना है उससे मल्टीप्लाई करो। तो दिया हुआ था हमारा टोटल सेल्स जो कि है 140 का, इसलिए 140 से डिवाइड किए, और जिसका फिगर निकालना है, निकालना किसका है? कैश सेल्स का, तो आप कैश सेल से मल्टीप्लाई कर दीजिए 40 से, आपको वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है? ये 1010 इधर से काट दे रहे हैं और ये 14 और यहाँ 2 28 आ जाएगा। 20,000 आ रहा है इधर, 20,000 इंटू 4 80,000 आ रहा है। तो कैश सेल्स हम लोगों का कितना हो जाएगा? 80,000, 80,000। ऑप्शन नंबर ए में ही दिया हुआ है 80,000। दिख रहा है? इसके बाद देखिए 35 नंबर, मैच द कॉलम। अच्छा, ये कॉलम वाला जो है उसमें थोड़ा सा केयरफुली सब, मतलब थोड़ा कॉन्सेप्ट और मीनिंग की भी जरूरत होती है। कॉलम ए और कॉलम बी को मैच करना है, और ये पूरा का पूरा मैचिंग आइटम आप पढ़कर देख लो किससे रिलेटेड दिया? रेशियो एनालिसिस से। सबसे पहले बोला है डेब्ट इक्विटी रेशियो, थोड़ा समझते हुए चलना। जैसे ही हम लोग पढ़ते हैं डेब्ट इक्विटी रेशियो, माइंड में एटलीस्ट फॉर्मूला तो आ ही जाता होगा अगर आपने पढ़ रखा है तो। डेब्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला होता है डेब्ट बाय इक्विटी। तो आप देखो डेब्ट बाय इक्विटी कहीं कॉलम बी में है, आपको दिखाई नहीं देगा डेब्ट बाय इक्विटी, लेकिन आपको कॉलम बी के बी नंबर पॉइंट में दिखाई देगा एक्सटर्नल इक्विटी डिवाइडेड बाय ओनर इक्विटी। दिखाई दे रहा है? डेब्ट को हम लोग एक्सटर्नल कैपिटल भी बोलते हैं या एक्सटर्नल इक्विटी भी बोलते हैं। आपको हर वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए। तो जो हम लोग डेब्ट इक्विटी रेशियो में फॉर्मूला लेते हैं डेब्ट बाय इक्विटी, डेब्ट को हम लोग एक्सटर्नल इक्विटी भी बोलते हैं या एक्सटर्नल लोन भी बोलते हैं, तो वही वर्ड बदल के यहाँ पर दिया है। मतलब डेब्ट इक्विटी रेशियो हमारे बी नंबर पॉइंट के साथ कनेक्ट हो रहा है, 1B के साथ हो रहा है। फिर कॉलम ए का 2 नंबर पॉइंट है प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो शेयर होल्डर फंड से रिलेटेड होता है। तो आप देखोगे प्रोप्राइटरी रेशियो के लिए 2 नंबर जो पॉइंट है वो प्रोप्राइटरी रेशियो का कनेक्शन किससे मिल रहा है? डी से मिल रहा है। डी नंबर में दिया टोटल शेयर होल्डर फंड डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स, है ना? तो शेयर होल्डर फंड या प्रोप्राइटर्स फंड या इसको नेटवर्थ भी बोलते हैं, ये सारी चीजें सेम होती है। तो प्रोप्राइटरी रेशियो का कनेक्शन मतलब 2 नंबर पॉइंट का कनेक्शन मिल रहा है डी के साथ, 1 का मिला बी के साथ, 2 का मिल रहा है डी के साथ। नीचे ऑप्शन में देखते रहना किससे मैच हो रहा है। तीसरा नंबर पॉइंट में बोला आरओआई। आरओआई का मतलब है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? ए नंबर पॉइंट में देखो लिखा है पीबीआईटी, जिसको हम लोग प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स बोलते हैं। पीबीआईटी डिवाइडेड बाय नेट एसेट्स, ये आरओआई का फॉर्मूला है। तो 3 का कनेक्शन हम लोगों को मिल रहा है ए के साथ। और चौथा है करंट रेशियो। करंट रेशियो के बारे में तो सब लोग जानते हैं, करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटीज। मतलब 4 का कनेक्शन मिल रहा है सी के साथ। अब 1 का बी के साथ, 2 का डी के साथ, 3 का ए के साथ और 4 का सी के साथ। ये कनेक्शन दिया हुआ है कौन से वाले ऑप्शन में? ऑप्शन सी में। तो हम लोग ऑप्शन सी इसका आंसर टिक आउट करेंगे। ठीक है? अच्छा, मैं टिक आउट बोल देता हूं। आप लोगों को ओएमआर सीट मिलेगा तो उसमें राउंड करके लिखना होगा। ये बात तो नॉलेज में है सभी के, है ना? बोलने का आदत पड़ गया इसलिए टिक आउट बोल देते हैं बार बार। सी नंबर ऑप्शन के साथ जाएंगे हम लोग 35 का। उसके बाद एक क्वेश्चन है 36 नंबर। 36 नंबर में एक असर्शन और रीजन है। फिर से इसमें एक असर्शन और रीजन और था 25 नंबर में जो लास्ट
वाले वीडियो में डिस्कस हो चुका था। 36 नंबर असर्शन में बोल रहा है रेशियो एनालिसिस इज वन ऑफ द टूल एम्प्लॉयड टू नो द फिनेंशियल हेल्थ ऑफ ए कंसर्न। सही है, हम लोग फिनेंशियल हेल्थ ऑफ ए कंसर्न को फाइंड आउट करने के लिए रेशियो एनालिसिस को यूज करते हैं, ये बात सही है। रीजन में लिखा है रेशियो एनालिसिस इज नॉट द ओनली टेक्निक अवेलेबल टू टेक द इन्वेस्टमेंट डिसीजन। मतलब इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने के समय कि किसी कंपनी में हमको पैसा लगाना है, ये चीज देखने के लिए हम लोग उस कंपनी का बहुत सारा रेशियो चेक करते हैं। लेकिन क्या रेशियो एनालिसिस का यही एक काम है? नहीं, रेशियो एनालिसिस का यही एक काम नहीं है कि आप सिर्फ उसको चेक करो किसी कंपनी का रेशियो और उसमें पैसे लगा दो। रेशियो एनालिसिस से हम लोग बहुत सारी चीजों को फाइंड आउट करते हैं और किसी कंपनी का फिनेंशियल स्ट्रक्चर के अलावा भी बहुत सारी चीजें हम लोग रेशियो एनालिसिस से चेक कर सकते हैं। तो ये जो सेकंड वाला लाइन लिखा है ना रीजन में कि रेशियो एनालिसिस इज नॉट द ओनली टेक्निक अवेलेबल टू टेक द इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ये बात भी सही लिखा है कि रेशियो एनालिसिस सिर्फ इन्वेस्टमेंट डिसीजन के काम में नहीं आता और भी बहुत सारे काम में आता है। तो स्टेटमेंट तो दोनों ही सही है, असर्शन वाली लाइन भी सही है और रीजन वाली लाइन भी सही है, लेकिन वो रीजन जो है वो असर्शन के साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। दैट मीन्स कि रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। अब हम लोग इसका आंसर क्या देंगे कि असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, लेकिन रीजन जो है वो असर्शन के साथ कनेक्ट नहीं हो रहा, उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। अब देखिए ये वाली लाइन किसमें आपको लिखी हुई मिल रही है? ये वाली लाइन आपको मिलेगी बी नंबर पॉइंट में। देखो, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, सही है, दोनों लाइन सही है, लेकिन बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो इसका आंसर होगा 36 का बी नंबर पॉइंट। 37 में आइए। 37 में बोला इक्विटी शेयर कैपिटल है 15 लाख का, रिजर्व एंड सरप्लस है 7,50,000 का। अच्छा, ये जो फिगर दिया हुआ ना ऐसे डैश करके हल्का सा दिया हुआ है, उसको माइनस नहीं समझना, और लिखने के समय ऐसा हुआ होगा, माइनस में शेयर कैपिटल होगा नहीं, बात समझे? तो इक्विटी शेयर कैपिटल है 15 लाख का, रिजर्व एंड सरप्लस है 7,50,000 की, और टोटल एसेट दिया हुआ है 45 लाख का। और हम लोगों से पूछा है कि प्रोप्राइटरी रेशियो क्या होगा इसका। प्रोप्राइटरी रेशियो का फंड होता है आपका प्रोप्राइटर्स फंड, जो कि दिया है सम्स में डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स, वो भी दिया है। प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला है प्रोप्राइटर्स फंड। प्रोप्राइटर्स फंड में क्या क्या था? इक्विटी शेयर प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस फिक्टिशियस एसेट। सम्स में फिक्टिशियस एसेट है नहीं तो नहीं लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रिजर्व एंड सरप्लस और इक्विटी तो है, तो वही लेकर निकाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना? 37। हम लोगों से पूछा है कि प्रोप्राइटरी रेशियो क्या होगा। शॉर्ट में लिख दे भाई प्रोप्राइटरी रेशियो को पीआर। बोले कि फॉर्मूला है हम लोगों का इसका प्रोप्राइटर्स फंड डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। अब प्रोप्राइटर्स फंड में हम लोग लेते हैं शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल है 15 लाख का, रिजर्व एंड सरप्लस उसमें जोड़ते हैं और माइनस करते हैं फिक्टिशियस एसेट्स, जो कि सम्स में है नहीं, अगर कोई फिक्टिशियस एसेट होता तो माइनस कर देते, डिवाइडेड बाय टोटल एसेट। टोटल एसेट सम्स में दिया हुआ 45 लाख का, तो 15 और 7 22 होता है, 22,50,000 डिवाइडेड बाय 45 लाख। ये फिगर देखकर समझ आ रहा है कि 22,45,000 जो है ना वो 22,50,000 जो है वो 45 लाख का हाफ है, 1, और ये 2 बार में काटोगे कट जाएगा, बात समझे? तो हाफ आ रहा है, हाफ का मतलब होता है 0.5, और अगर इसको परसेंटेज में निकालना है तो आप इसको इंटू 100 कर दीजिए, रिजल्ट आपको परसेंटेज में मिल जाएगा 50%। हाफ आ रहा था, हाफ भी हो सकता है आंसर, उसी को 0.5 भी बोल सकते हैं, उसी को 50% भी बोल सकते हैं, बात समझे? किसी भी चीज को परसेंटेज के टर्म में दिखाना हो तो जस्ट इंटू 100 कर दीजिए, वो चीज परसेंटेज के टर्म में आ जाएगा। वैसे आप लोग ये बात समझ रहे हो कि हाफ का मीनिंग भी सेम होता है, 0.5 वही मीनिंग है और 50% भी वही मीनिंग है। तो हमारे इसमें आंसर कौन सा दिया हुआ है? ए नंबर पॉइंट में दिया हुआ है 50%, दिख रहा है? तो 37 में हम लोग ए नंबर के साथ जाएंगे, ए नंबर आंसर होगा 50%।
इसके बाद एक क्वेश्चन है 38 नंबर में पूछा फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशियो। फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो का क्या फॉर्मूला होता है? तो ये तो सिंपली फॉर्मूला याद रखना होगा और आंसर दे देना है। फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशियो का देखो ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है, नेट सेल्स डिवाइडेड बाय नेट फिक्स एसेट्स, ये आंसर होगा ऑप्शन सी, नेट सेल्स डिवाइडेड बाय नेट फिक्स एसेट्स। नेक्स्ट है 39 नंबर, द रेशियो प्राइमरली मेजर्स अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस। इसमें आपसे पूछा है कि कौन सा ऐसा रेशियो है जो किसी कंपनी का अर्निंग कैपेसिटी बताता है। 4 ऑप्शन दिया है, लिक्विडिटी रेशियो, एक्टिविटी रेशियो, डेप्ट रेशियो और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। मैं देखिए बार बार बोलता हूँ, हर पेपर में बोलता हूँ, रेशियो जब आपको पढ़ाया गया था बहुत सारे आपको रेशियो के फॉर्मूलाज लिखवाए गए थे और हेडिंग के साथ लिखवाए गए थे कि ये सारे रेशियो प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर आते हैं, ये सारे रेशियो सॉल्वेंसी के अंदर आते हैं, ये सारे रेशियो लिक्विडिटी के अंदर आते हैं, ये सारे रेशियो आपके स्टेबिलिटी के अंदर आते हैं। वो सारे चीज आपको सिर्फ फॉर्मूला ही याद नहीं रखना है, उसके साथ साथ वो भी पॉइंट याद रखना है कि कौन सा रेशियो किस कैटेगरी के अंदर आता है, क्योंकि उसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। और ये जो 39 नंबर क्वेश्चन है ये तो यही है ना कि अर्निंग कैपेसिटी हम लोग कैसे निकालते हैं। अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस निकालना है तो कौन सा रेशियो इसमें से हम लोग कौन सा रेशियो हम लोग चूज करेंगे अर्निंग कैपेसिटी निकालने के लिए। 4 ऑप्शन है, डी नंबर ऑप्शन में देखो लिखा है प्रॉफिटेबिलिटी, तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो से हम लोग फाइंड आउट करते हैं किसी कंपनी का अर्निंग। और लास्ट एक क्वेश्चन है 40 नंबर, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज कैलकुलेटेड अंडर। अभी जो बात मैं बोल रहा था वही, किस रेशियो के अंदर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हम लोग कैलकुलेट करते हैं। आपको हेडिंग देकर जो बहुत सारे रेशियो लिखवाए गए थे वो अगर आपको याद रहेगा आप बोल दोगे कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हम लोग प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के अंदर निकालते थे। अब यहाँ पर देखिए रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज कैलकुलेटेड अंडर 4 ऑप्शन दिया, लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो और एक्टिविटी रेशियो। ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन सी, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हम लोग निकालते हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के अंदर। ठीक है, तो अभी आप लोग क्या कीजिए, एक बार इसको नोट कर लीजिए और नोट करने के बाद फिर हम लोग आगे मूव करेंगे।